मुस्लिम फैमिली कोर्ट एक्ट, ठीक है। मुस्लिम फैमिली कोर्ट एक्ट में उन्होंने बताया कि जी ये दावे आपके 10 किस्म के दावे हैं, ठीक है, जो आप दायर कर सकते हैं, ठीक है। कौन से, वो एक ये बता दिया है। क्या, कौन सा, डेजोलेशन ऑफ मैरिज है, और उसके अलावा डावर है, और मेंटेनेंस का है, नानानुप का, उसके अलावा हकूक अदा जन्नोशोई, बच्चों की कस्टडी के लिए, गार्डियनशिप के लिए, एग्जेक्टिटेशन ऑफ मैरिज, डावर, और बीवी की प्रॉपर्टी अगर डिस्पोज आपका देता है तो उसको, या आपका कोई दूसरा मैटर निकाहनामे से रिलेटेड है उसके दावे आप फैमिली कोर्ट में कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब फैमिली कोर्ट में दावा दायर करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले सेक्शन 7 के तहत हम दावा दायर करते हैं, ठीक हो गया। सेक्शन 7 के तहत हम दावा दायर करते हैं, ठीक हो गया। और उसके बाद 8 के तहत नोटिस करते हैं, ठीक है। 8 के तहत दूसरी पार्टी को नोटिस करते हैं, आ जाता है तो वो जवाब देता है, नहीं तो एक्सपर्टी हो जाता है। फिर क्या होता है, 9 के तहत जवाब दावा आ जाता है, ठीक हो गया। उसके बाद 10 में जो है वो आपका रिकन्सिलेशन होती है बिफोर फ्रेमिंग इश्यूज, ठीक है, और प्री रिकन्सिलेशन। और उसके बाद 11 में एविडेंस होती है, ठीक है, और एविडेंस रिकॉर्ड करके सेक्शन 12 के तहत फैसला सुना दिया जाता है, ठीक हो गया। फैसला सुना दिया जाता है। और 13 में उसकी इजरा होता है उस डिग्री का। और 14 में क्या होता है, 14 में अपील होती है, ठीक है। ये आपका है कि 7 में दावा दायर हुआ, 8 में नोटिस हुए, 9 में आपका जवाब दावा आया, 10 में प्री मतलब मुसालत होती है, 11 में एविडेंस होती है, 12 में आपका फैसला कर दिया जाता है, 13 में इजरा होता है, 14 में अपील होती है। अब अपील दावे में क्या क्या होगा वो हमें रूल्स बताते हैं, वो क्या रूल्स बताते हैं, ठीक है। वो रूल्स क्या होंगे ये बताएंगे। अब सबसे पहले वो कहता है कि जी प्लेंट, ठीक है, प्लेंट इन सेक्शन सब 7 शैल बी इन रिटन साइंड एंड वेरीफाइड बाय द प्लेंटिफ, साइंड एंड वेरीफाइड बाय प्लेंटिफ। इधर से मैं आपको दिखा भी देता हूँ, थोड़ा टाइम तो लगेगा, चलें। अ, ठीक है, ये है। अब देखें, ये सेक्शन 7 है, ठीक है। ये सेक्शन है, ये आपका रिटर्न, ये प्लेट रिटर्न है, ठीक है। अब सबसे वो पहले कहता है कि जी आपका जो ये होगा क्या होगा, ये आपका कहता है कि जी आपका प्लेन रिटर्न होगा, साइंड होंगे और वेरिफिकेशन होगी, साइन होंगे और वेरिफिकेशन होगी। ये देखें लिखा हुआ है, ठीक है। और ये देखें, ये आपका इधर आपके साइन होते हैं, ठीक है, इधर आपके साइन होंगे प्लेंटिव के, ठीक हो गया। और उसकी वेरिफिकेशन होगी, वेरिफिकेशन क्या, दैट द कंटेंट ऑफ पैराग्राफ आर ट्रू अकॉर्डिंग टू बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीव, ठीक है, नथिंग इज कंसील्ड हियर इन, ये वेरिफिकेशन है। ये आपको बता रहा है कि जी दावा ऐसे होगा, ठीक हो गया। आगे क्या कहता है, आगे कहता है प्लेंट शैल बी अंडर सबसे रूल सेट, क्या कोर्ट का नेम होगा, डिस्क्रिप्शन होगी प्लेंटिफ की, कहाँ पे रहता है, डिफेंडेंट कहाँ पे रहता है, उसके अलावा फैक्ट्स क्या हैं, उसके अलावा काज ऑफ एक्शन क्या है, ठीक है, और ये सारा कुछ क्लेम क्या है, ठीक है, ये सारा कुछ इसमें लिखा जाएगा। ये आपका ये देखें, ये सारा कुछ दावे में बता रहा है कि जी पहले कोड का नेम है, ठीक है, और उसके अलावा क्लेम क्या है, और उसके अलावा फैक्ट्स क्या हैं, और उस पे आपने क्लेम क्या किया है, ये सारा कुछ इसमें लिखा गया है। आगे, आगे क्या कहता है, आगे है जी आपका 5 कि अगर दावा प्रेजेंट करना था लाहौर, दावा कर दिया आपने कसूर, तो वो दावा वापस हो जाएगा। और वापस होगा तो उसमें लिखा जाएगा कि जी दावा कब प्रेजेंट हुआ था, कब रिटर्न हो रहा है, और रीजन लिखी जाएगी कि किस वजह से रिटर्न हो रहा है, ठीक हो गया। 6 कि जुरिस्डिक्शन कहाँ पे होगी, ये 6 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि कहाँ पे आपने दावा दायर करना है।
जहाँ पे काजा फिक्शन अरोज हुई है, सपोज कि निकाह जहाँ पे हुआ है वहां पे आप दावा दायर कर सकते हैं, या वेयर द पार्टी रिजाइड या लास्ट रिजाइडेड, जहाँ पे पार्टीज आखिरी दफा रह रही थी। ठीक है, जैसे पार्टी रह रही है लाहौर तो लाहौर दावा दायर करेंगे। ठीक है, पार्टी रह रही है लाहौर तो लाहौर दावा दायर करेंगे। आगे कहता है कि जो डेजोलेशन है या डावर है, तनसीख निकाह या हक महर, उसका दावा आप वहां पे कर सकते हैं जहाँ पे बीवी रहती है। ठीक है, को वेयर दी वाइफ आखिरी दफा रहती है वहां पे आप कर सकते हैं। उसके बाद कहता है कि जी जहाँ पे सिविल जज नहीं है वहां पे आप डिस्ट्रिक्ट जज के पास दावा दायर कर सकते हैं, लेकिन ये अब 7 खत्म हो गया कि अब हर जगह पे सिविल जज हैं। 7, 8, 9 ये ओमिटेड है। और उसके अलावा 10 है कि जी आपका ये जो फैमिली कोर्ट की प्रोसीडिंग है ये इन कैमरा होगी, बंद कैमरा, मतलब ओपन नहीं होगा। ठीक है, ये बंद कैमरा कर सकती है, जब कोर्ट चाहे तो बंद कैमरा भी कर सकती है अगर दोनों पार्टीज राजी हो जाएं तो। 10 से कहता है एविडेंस रिगार्डिंग लेड ऑन इन राइटिंग एंड इन लैंग्वेज ऑफ कोर्ट प्रिजाइडिंग ऑफिसर इन प्रेजेंस ऑफ एविडेंस, वो कहता है जज खुद लिखेगा, अपनी निगरानी में लिखेगा। ठीक है, और या फिर जज अपनी डायरेक्शन से लिखवाएगा। ठीक है, अपनी डायरेक्शन से लिखवाएगा। आगे कहता है वेयर एविडेंस ऑफ विटनेस इज गिवन इन इंग्लिश द प्रिजाइडिंग ऑफिसर taken down in English within his own hand unless prescribed otherwise authenticate the ट्रांसलेशन सच एविडेंस। कहता है कि जी अगर एविडेंस दी जाती है किसी दूसरी लैंग्वेज में, तो सपोज के चाइनीज आके इंग्लिश देता है एविडेंस, तो उसको आपका मतलब लिखना है उर्दू में या इंग्लिश में, तो जज साहब खुद लिखवाएंगे या उसकी ट्रांसलेशन वो अथेंटिकेटेड ट्रांसलेटर से उसका ट्रांसलेट करवा के लिखवाएंगे। आगे कहता है कि जज जो है जब वो खुद नहीं लिख सकता तो उसका मेमोरेंडम देता है। ठीक है, जज आप सपोज कि लोकल कमीशन लिखता है, जज नहीं लिख सकता तो फिर वो मेमोरेंडम देता है कि जी मैं इस वजह से नहीं लिख सका खुद एविडेंस। उसके बाद कहता है कि जी एविडेंस ऑफ ईच विटनेस शैल बी टेकन डाउन कंप्लीटेड एंड शैल नॉट ओवन। जब एक गवाह का बयान लिखा जाएगा, ठीक है, तो फिर उसको पढ़ के भी सुनाया जाएगा। ठीक है, उसको पढ़ के भी सुनाया जाएगा। 6 में कहता है कि जी अगर दोबारा पढ़ के सुनाया, अगर वो विटनेस कहता है कि जी मैंने ये ऐसा नहीं किया था, तो फिर उसको उसका मेमोरेंडम तैयार किया जाएगा, उसके ऑब्जेक्शन लिखा जाएगा और उसको करेक्ट किया जाएगा। देखें, सपोज के विटनेस ने लिखवाया कि जी मैंने 50,000 दिया था। ठीक है, और उसमें 50 की जगह पे उन्होंने सुना नहीं है, वो उन्होंने 55 लिख दिया है। ठीक है, दोबारा जब पढ़ाया गया तो 55 पढ़ाया तो विटनेस कहता है नहीं मैंने 50 लिखाया था, तो उसको जो है वो उस पे मेमोरेंडम लिखा जाएगा कि जी वाकई उसने ये कहा था, ये उसका ऑब्जेक्शन है, और उसको इनिशियल भी किया जाएगा। आगे कहता है अगर किसी दूसरी लैंग्वेज में एविडेंस लिखी गई है, ठीक है, तो कोर्ट उसको अपनी लैंग्वेज में लिखवाएगी। ठीक हो गया। आगे आपका है 11, कहता है वेयर द पार्टीज एग्री टू compromise और कंसिलिएशन इफेक्ट बिटवीन दी them अंडर सेक्शन सबसेक्शन 10 11 court shall pass the decree in the suit in terms and compromise between the parties as the case may be। देखें, फैमिली कोर्ट में दो किस्म की मुसालियत होती है। एक होती है जब जवाब दवा आ जाता है तो इश्यूज फ्रेम होने से पहले, ठीक हो गया, पहली मिसालियत होती है, उसको कहते हैं इश्यूज फ्रेम होने से पहले जो मिसालियत है। अगर वो मिसालियत नाकाम हो जाती है तो फिर इश्यूज फ्रेम होते हैं, एविडेंस होती है, एविडेंस के बाद जो फैसला आता है वो एविडेंस होने के बाद फैसले से पहले एक और मिसालियत होती है। ठीक है, ये दोनों की बात कर रहा है कि जी आपका वो मतलब पहले या बाद में किसी भी टाइम मुसालत के दौरान उनकी आपस में रिकंसिलेशन हो जाती है तो कोर्ट उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस पे डिक्री पास कर देगी। मेरा केस चल रहा था, उसमें मेंटेनेंस मांगा हुआ था मैंने 20,000।
मेंटेनेंस का दावा किया था। हस्बैंड आया, हस्बैंड के जवाब दिया, जवाब दवा के दौरान दोनों मियाँ बीवी की साथ तय तो हुआ कि जी अगर मुझे 10,000 महीने का दिया करोगी तो मैं आपके साथ चलती हूँ। हस्बैंड कहता है मैं आपको 10,000 लिख दिया करूंगा। तो वो अदालत में दोनों पार्टीज के साइन हुए, दोनों पार्टीज की टर्म्स एंड कंडीशन के हस्बैंड हर महीने 10,000 दिया करेगा। अब वो चली गई तो ये क्या है कि कोर्ट मुसालियत पे भी डिग्री पास कर सकती है, मुसालियत पे भी डिग्री पास कर सकती है, ये 11 बताया गया है। ठीक हो गया। आगे कहता है वेयर प्लेंटिफ और प्लीडर मेक डिफॉल्ट appearing the court shall suit shall be dismissed, suit may be dismissed in default, मतलब दावा दायर किया और प्लेंटिफ या आपका उसका वकील दावे में पेश नहीं होता, मतलब हाजिरी नहीं लगवाता, खुद आता ही नहीं है, तो दावा उनका अदम पैरवी खारिज हो जाएगा। कोर्ट उनका दावा अदम पैरवी खारिज कर सकती है। और अदम पैरवी दावे की बहाली के लिए आप अप्लीकेशन देंगे विद इन 30 डेज। सिविल में भी हम 30 डेज में देते हैं, इधर भी 30 डेज में देंगे। ठीक हो गया। आगे कहता है आपका विद इन एक्स पार्टी डिग्री। आगे कहता है एक्स पार्टी डिग्री और प्रोसीडिंग फॉर सफिशिएंट कॉज में सेट असाइड विद इन 30 डेज। अब दावा एक्स पार्टी हुआ है या आपकी एप्लीकेशन एक्स प्रोसीडिंग इनिशिएट हुई है एक्स पार्टी की, तो उसकी सेट असाइड के लिए आप 30 दिन में एप्लीकेशन दे सकते हैं। 30 दिन में एप्लीकेशन दे सकते हैं। 14 कहता है एवरी जजमेंट और डिक्री शैल बी रिटन बाय प्रिजाइडिंग ऑफिसर जज फ्रॉम द डिक्टेशन ऑफ जज इन लैंग्वेज एंड कोड एंड शैल बी dated and signed by ओपन कोर्ट एट द टाइम ऑफ प्रोनाउंसिंग इट। कहता है जो फैसला होगा ना जज का, वो जज खुद लिखवाएगा, खुद लिखेगा या खुद अपनी डिक्टेशन दे के लिखवाएगा, जैसे हम स्टेनो से लिखवाते हैं, जज साहब स्टेनो से लिखवाते हैं। ठीक हो गया। और उस जजमेंट पे साइन भी करेगा, डेट भी लिखेगा कि ये इस डेट की जजमेंट है, और उसको ओपन कोर्ट में फैसला सुनाएगा। ओपन कोर्ट के लिए वो 352 भी है आपका ओपन कोर्ट के लिए। ठीक हो गया। आगे judgment or order which are appealable by shall contain points or point of determination of the decision thereupon and the reason in brief for the decision। ठीक हो गया। आपका वो जजमेंट जो है अपने उस पे रीजन, जो भी फैसला देगा उसकी रीजन भी लिखेगा। आगे कहता है आपका रजिस्टर। जब भी दावा दायर होता है ना, उसकी रजिस्टर में एंट्री होती है। सिविल में भी हमने पढ़ा था कि जब दावा दायर होता है तो उसकी एंट्री होती है आर्डर 4 में। ठीक है, यहाँ पे वो ये कि जब दावा दायर होगा तो उसकी एंट्री होगी। और उसके बाद कहता है इन एवरी पासिंग जजमेंट शैल डिक्री ड्रॉन फॉर्म फॉर द डिक्री एंड सील, कि जब दावा डिक्री होगा तो उसकी डिक्री शीट तैयार की जाएगी। क्या होगा? डिक्री शीट तैयार की जाएगी। 17 में कहता है द कोर्ट शैल मेंटेन द रजिस्टर ऑफ डिक्री एंड ऑर्डर फॉर पास। अब दावा जब दायर होता है तो एंट्री की जाती है, जब डिक्री भी होता है दावा तो उसकी भी एंट्री की जाती है, उसकी भी एंट्री की जाती है। तो यहाँ पे वही कहे कि जी एंट्री उसकी भी एंट्री की जाएगी जब डिक्री पास होगी। ठीक हो गया। ये जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत इजी है, उनको ये बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ठीक है। आगे कहता है 18 कि वेयर एवर एनी फाइन इज पेड अंडर सब सेक्शन 15 और 16। 15 और 16 में देखें तौहीन अदालत होती है या फाइन वो लगा देते हैं। वो बात करें इसकी, ये जो फाइन है, ठीक है, कि समन विटनेस, अब विटनेस को कहा गया था कि जी आप आए एविडेंस दें, विटनेस नहीं आया तो कोर्ट क्या करेगी? उसको फाइन कर सकती है।
ठीक है, फाइन कर सकती है कितनी, आपका 5000 रुपीज, ये फाइन। ठीक है, विटनेस को कहा एविडेंस दें, वो नहीं करता, या फिर को वो कंटेम्प्ट कोर्ट करता है और कोर्ट उस पे उसको फाइन लगा सकती है, जो कि मेरा ख्याल है 2000 है, ये 2000। ठीक है, ये कहता है ये जो फाइन होगा ना, ये जो फाइन होगा तो इसकी पेमेंट की रसीद भी कोर्ट संभाल के रखेगी। क्या चीज, इनकी पेमेंट की कोर्ट फीस भी आप जो है संभाल के रखेगी। कहता है वेल, जब फाइन होगा आपका, विटनेस को बुलाया गया नहीं आया, उसको 5000 तक फाइन हो सकता है, और इसी तरह कंटेम्प्ट किया है तो उसमें 2000 तक फाइन हो सकता है। ठीक है, या मनी या प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ या रियलाइज्ड बाय द कोर्ट अंडर दिस एक्ट are received shall be given in Form 2, which shall be serially numbered and counterfiled thereof shall be kept in court। ठीक है, तो उन रसीदों को भी आपका नंबर लिख के, जो 1 2 3 4 जो भी है, और उसको रखा जाएगा। आगे कहता है ऑल फाइन मनीज या प्रॉपर्टी डिपॉजिटेड या रियलाइज्ड एंड डिसबर्स्ड बाय कोर्ट शैल बी इंटर इन रजिस्टर इन फॉर्म नंबर 3। ठीक है, ये तमाम जो रकम होगी उसको रजिस्टर में रखा जाएगा फॉर्म नंबर 3 के तहत। वो फॉर्म जो है, ये कौन से फॉर्म की बात हो रही है, ये फॉर्म आपके रूल्स के एंड में बताए गए हैं। ठीक है, रूल्स के एंड में देखें तो आपका फॉर्म 1 क्या है, वो आपका डिक्री शीट है। फॉर्म 2 क्या है, वो आपका सेक्शन 18 के तहत आपका दिया गया है। फॉर्म 3 क्या है, फॉर्म 3 में आपका रिसीप्ट वगैरह की बात करता है, रिसीप्ट वगैरह जो है। ठीक है, उसका बहुत सारा कुछ आगे बताया गया है। इसमें मैंने तस्वीर नहीं बनाई, नहीं इसमें नहीं बनाई। ठीक हो गया, चले आगे। कहता है आपका आल अब आज आगे कहता है where the fine where the court receive any amount payable to party to it। ठीक हो गया, आगे है जी आपका दी रिकॉर्ड ऑफ कोर्ट इंक्लूडिंग रजिस्टर शैल प्रिजर्व्ड एज अंडर द रूल्स ऑफ हाई कोर्ट अप्लीकेबल टू सिविल कोर्ट्स। ठीक है, आप ये जो रिकॉर्ड है वो ऐसे संभाला जाएगा जैसे हाई कोर्ट कहेगी। जैसे आपका एक दावा डिग्री हो जाता है तो वो रिकॉर्डों में चला जाता है, रिकॉर्ड बन जाता है, वो रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। कोई रजिस्टर होते हैं वो भी मेंटेन किए जाते हैं, तो वो उसकी बात कर रहा है। आगे कहता है अपील। आगे कहता है अपील। अपील अंडर सेक्शन 14 शैल प्रेफर विद इन 30 डेज। अपील जो होगी वो 14 दिन में की जाएगी। इधर आपने देखा होगा, ये अपील है, ये अपील। ठीक है, अपील कहता है कि जी अपील आपकी हाई कोर्ट होगी और दूसरा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगी। ठीक हो गया, और अपील कब होगी आपका, ये ये चीज़ें बताई गई हैं कि जी आपका मेंटेनेंस होता है, डिग्री होता है 1 लाख से ज़्यादा, या डावर 1 लाख से ज़्यादा होता है तो आप मेंटेनेंस 5000 से ज़्यादा और डावर 1 लाख से ज़्यादा, डॉरी 1 लाख से ज़्यादा होती है तो आप अपील कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह ग्राउंड्स बताए गए हैं। तो वो अपील हम कब फाइल करते हैं, अपील करते हैं विद इन 30 डेज। जब 10 फैसला होता है तो उसके विद इन 30 डेज आफ्टर पासिंग द डिक्री, एक्सक्लूडिंग द टाइम ऑफ ऑब्टेनिंग कॉपी। कॉपी का जो टाइम है वो एक्सक्लूड करके, वो आपका सेक्शन 12 लिमिटेशन एक्ट भी कहता है कि जी वो टाइम एक्सक्लूड किया जाता है। आगे कहता है प्रोवाइडेड दैट एप्लीकेंट में फॉर द टाइम, टाइम एक्सटेंड भी कर सकती है। ठीक है, ये टाइम एप्लेट कोड एक्सटेंड भी कर सकती है। आगे कहता है आपका appeal shall be in writing and set out the grounds
for which appeal seek and grounds shall contain the names, description, address of parties bear। ठीक है, अपील क्या है, अपील जो है ग्राउंड्स बताएगी, किन ग्राउंड पे आप आते हैं। ठीक है, किन ग्राउंड्स पे आप आते हैं वो अपने अपने वो ग्राउंड्स भी बताने हैं। ठीक है, अपील, हाँ, ये ठीक है। अब हमने अपील करनी है तो अपील में हमने ग्राउंड्स बताने हैं कि किन ग्राउंड में, जैसे ये है कि जी आपका फैसला जो है इलीगल है। ठीक है, या आपका जो ये आपका केस विदाउट हेयरिंग द अपीलेंट, अपीलेंट को सुना नहीं गया। ठीक है, या क्या है कि जी आपका नो फाइंडिंग अगेंस्ट दी एविडेंस। ठीक है, या आपका जो समरी है वो कोई फाइंडिंग नहीं दी गई, एविडेंस के अगेंस्ट कुछ नहीं बताया गया, या आपने मिस रीडिंग की है, नॉन रीडिंग की है। ठीक है, या आपने जो है वो केस को, रिकॉर्ड को नहीं सही पढ़ा गया। ठीक है, या आपने क्या किया है, या आपने क्या है कि मटेरियल इरेगुलरिटी की है, या इलीगैलिटी कमिट की है। ठीक है, तो ये आपका मिस रीडिंग, नॉन रीडिंग है। ठीक है, मिस रीडिंग, नॉन रीडिंग की है, ये आपकी ग्राउंड्स है। ठीक है, ये आपकी ग्राउंड्स है। वो ये कह रहा है कि जी आपने अपील में अपनी ग्राउंड्स बतानी है। उसके बाद आपका वो डिस्क्रिप्शन होगी, एड्रेस ऑफ पार्टीज होगा, और बेयर द सिग्नेचर ऑफ अपीलेंट एंड काउंसिल। ठीक है, आपका ये देखें नीचे, ये ये क्या है आपका, ये ये इधर साइन हो गया अपीलेंट के, इधर साइन होंगे अपीलेंट के। ठीक है, क्या, अमजद हुसैन, ये अपना साइन करेगा, और उसके अलावा कौंसल के साइन होंगे। ठीक है, और उसके अलावा वो बता रहे हैं कि एड्रेस पार्टीज के क्या है, पार्टीज के ये पार्टीज का एड्रेस, ये सारा कुछ इस तरह की अपील होगी। ठीक हो गया। आगे कहता है आपका कि सर्टिफाइड कॉपी ऑफ, जब अपील करेंगे तो उसमें हम अपील की मतलब जिस फैसले के खिलाफ जाने उसकी अपील कॉपी भी साथ लगाएंगे। ठीक है, उसकी अटेस्टेड कॉपी भी हम साथ लगाएंगे। ठीक हो गया। उसके बाद कहता है एनी ऑर्डर पास्ड बाय द अपीलर शैल एज सून एज कम्युनिकेटेड टू ट्रायल कोर्ट शैल मॉडिफाई और अमेंड द डिसीजन अकॉर्डिंगली शैल मेक नेसेसरी एंट्रीज इफेक्ट appropriate column of register of degree। ठीक हो गया। कहता है any order passed by the appellate court shall as soon as may communicate trial court shall modify or amend the decree or decision and shall make necessary entries in effect and appropriate column of register of decree। अब appellate court का जो फैसला होगा वो हम दिया जाएगा ट्रायल कोर्ट को। सपोज के ट्रायल कोर्ट ने ऑर्डर पास किया, 1 लाख क्या डावर का पास कर दिया। ठीक हो गया। अब अपीलेट कोर्ट ने वो फैसला मतलब वो कहा कि जी दावा नहीं बनता, अपील एक्सेप्ट की और वो दावा खारिज कर दिया। तो वही आपका जो फैसला होगा वो ट्रायल कोर्ट में ले आएंगे। ट्रायल कोर्ट का वो फैसला जो डिक्री का रजिस्टर होगा उसमें लिखा जाएगा कि जी ये फैसला आया है, और वही फैसला रहेगा जो अपीलेट कोर्ट का होगा। ठीक हो गया। उसके बाद है जी रिकॉर्ड एंड इंस्पेक्शन है कि जी कोई भी पार्टी चाहे तो वो अपना का रिकॉर्ड वगैरह दे सकती है, पैसा दे के, मतलब आपका किसी कोई रिकॉर्ड देख सकते हैं हम। सपोज के 1990 में आपका एक दावा दायर किया था, आज उसकी आप कॉपी लेना चाहें तो आप रिकॉर्ड रूम से जाके कॉपी ले सकते हैं। ठीक है, ये है आपके रूल्स, फैमिली कोर्ट रूल्स। ठीक है, अब आप इनके इनमें से कोई भी क्वेश्चन आए तो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब सिंपली क्या है कि सर से देखा जाएगा तो वो बताया गया कि जी आपका दावा जो होगा रिटर्न में होगा। उसके अलावा वो कहा गया कि जी दावे में आपने कोर्ट का नाम और प्लेंटिफ एड्रेस वगैरह, काज ऑफ एक्शन, ग्राउंड्स, और उसके अलावा वेरिफिकेशन लिखनी है। उसके बाद कहा गया कि जी अगर दावा मुतलका कोर्ट में नहीं होता तो उसमें को आपने करना है, वो दावा रिटर्न हो जाएगा। उसके बाद वो कहा गया कि जी आपका एविडेंस जो है इनकम कैमरा भी हो सकती है। उसके अलावा आपका जो एविडेंस है वो जज खुद रिकॉर्ड करेगा, अगर खुद नहीं रिकॉर्ड करेगा तो मेमो देगा, और उसमें कोई करेक्शन हो तो इनिशियल वगैरह कर सकता है। ठीक हो गया।
फिर कहा गया कि जी दावा अगर प्रॉपर आप नहीं पेश होते तो फिर अदम पर भी खारिज हो सकता है, अदम पर भी खारिज होगा तो आप 30 दिन में बहाल करवा सकते हैं। ठीक हो गया। आप सेट असाइड अपने एक्सपर्ट डिग्री या आर्डर की आप सेट असाइड विद इन 30 डेज आप दे सकते हैं। ठीक हो गया। उसके अलावा दावा दायर होगा तो उसको रजिस्टर किया जाएगा, दावा डिग्री होगा तो उसको रजिस्टर किया जाएगा। ठीक हो गया। और कोई फाइन वगैरह तो उसकी रिसीप्ट रखी जाएगी। उसके अलावा अपील जो है वो 30 दिन में की जाएगी। अपील में ग्राउंड्स बताए जाएंगे और उसमें अपील का में नाम लिखा जाएगा। और उसमें जो कोई प्रॉपर्टी जो है वो अपील का जो भी फैसला होगा वो ट्रायल कोर्ट को बताया जाएगा और रिकॉर्ड की इंस्पेक्शन वगैरह कोई पार्टी कर सकती है। ये हैं आपके रूल्स।